हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनाइट क्लासेस। तो आज मैं लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। ये वीडियो क्लास 9 के लिए और क्लास 10 के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्लास 10 के लिए कैसे इम्पोर्टेंट हो सकता है? क्योंकि ये लॉकडाउन का टाइम था, तो लॉकडाउन के टाइम में आपने क्लास 9 तो अच्छे से पढ़ा नहीं होगा। इसका रीज़न क्या है कि लॉकडाउन में स्कूल भी बंद थे, ट्यूशन क्लासेस भी बंद थे, तो ऑनलाइन लेक्चर हो रहे थे, तो स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा था। तो उस बेस पे मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ, बेसिक ऑफ केमिस्ट्री फॉर क्लास 10। और ये क्लास 9 के लिए भी इंपॉर्टेंट कैसे हो सकता है? अगर आपको क्विक रिवीजन करना है चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का, क्लास 9 का चैप्टर 3 और चैप्टर 4 साइंस का, तो ये वीडियो भी आपको हेल्पफुल हो सकता है। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, जिससे क्या होगा कि आप अच्छे से अच्छे क्लास 10 में मार्क्स ला सकते हो। तो टॉपिक कौन से होंगे इस वीडियो के? तो सबसे पहले मैं आपको कवर करूंगा एटम किसको बोलते हैं, उसके बाद एलिमेंट, उसके बाद मॉलिक्यूल, उसके बाद कंपाउंड्स, उसके बाद आयंस, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसके बाद लास्ट है केमिकल कंपाउंड। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्या है एटम? तो एटम क्या है? एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट डेट फॉर्म्स एलिमेंट। एटम एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, जिससे क्या होगा, स्मॉलेस्ट यूनिट है मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिससे क्या होता है, एलिमेंट फॉर्म होता है। आप ऐसा भी बोल सकते हो, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट डिवाइड फर्दर, ऐसा भी बोल सकते हो। एटम एक ऐसा पार्टिकल है जो डिवाइड फर्दर नहीं हो सकता। मतलब मान लो कि मैंने इनका एक डॉट लिखा, तो आपको ये डॉट दिख रहा है, उससे भी छोटा पार्टिकल हो सकता है, तो वो कौन सा होगा? एटम। मतलब वो पार्टिकल जिसको आप तोड़ नहीं सकते, उसके बाद उसको क्या बोलते हैं? एटम। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट फॉर्म्स एलिमेंट। एटम से क्या बनता है? एलिमेंट बनता है। अब एलिमेंट, तो एलिमेंट क्या है? एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच हैव सेम एलिमेंट, सेम एटम। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा? एटम। मतलब एलिमेंट क्या है? एलिमेंट ऐसा एक सब्सटेंस है जिसके अंदर क्या होता है? सेम एटम। अब एग्जांपल आपको देता हूं तो आपको क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास कोल है, तो कोल से क्या बना, वो कोल किससे बना हुआ है? कार्बन से, तो उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलेंगे। मतलब कोल एक एलिमेंट है, मतलब वो कार्बन से बना हुआ है, तो कार्बन से बना हुआ है, उसको एलिमेंट बोलेंगे। एलिमेंट में एक से ज्यादा भी एटम हो सकते हैं, लेकिन एटम कितने होंगे? कौन से होंगे? सेम होंगे। मान लो कि एक एलिमेंट है, उसके अंदर कार्बन 20 है, टोटल कार्बन कितने हैं? 20, तो उसको एलिमेंट बोलेंगे, उसको एटम नहीं बोलेंगे, क्योंकि एटम में सिर्फ एक ही एटम होगा, मतलब एक ही यूनिट होगा। तो एटम वो पार्टिकल है जिसको आप तोड़ नहीं सकते, और एलिमेंट वो पार्टिकल है जिसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, मतलब अलग अलग नहीं कर सकते, आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। मान लो कि दूसरा एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल आपके पास CO2 है, तो CO2 एलिमेंट नहीं होगा। उसका रीजन क्या है कि CO2 के अंदर कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो CO2 को हम एलिमेंट नहीं बोलेंगे। एलिमेंट में क्या होंगे? सेम एटम होंगे, एटम सेम होंगे, तो उसको क्या बोलते हैं हम? एलिमेंट। अब क्या है हमारा टॉपिक? मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल में क्या होता है? दो या दो से ज्यादा एटम जुड़ के एक कंपाउंड बना है, एक सब्सटेंस बना है, उसको क्या बोलते हैं हम? ग्रुप मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो क्या होगा? एटम और मोर एटम, 2 और मोर देन 2 एटम केमिकली ज्वाइंट टू फॉर्म, क्या बोलते हैं, क्या बनाते हैं हम? मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं H2, ये क्या है? मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जाम्पल O2, तो इसमें आप चेक करोगे तो देखो एटम सेम है, कौन सा? H है, लेकिन ये 2 है, तो ये कौन सा होगा? मॉलिक्यूल। यहाँ पे ऑक्सीजन सेम है, ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन होगा यहाँ पे और दूसरा भी ऑक्सीजन होगा, लेकिन सेम है, एटम है, उसके वजह से क्या बोलेंगे हम? मॉलिक्यूल। तो क्या होगा? 2 और मोर एटम केमिकली ज्वाइंट टू फॉर्म, क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल। तो इसमें क्या होगा कि दोनों एटम सेम होंगे, 2 भी हो सकता है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। उसके बाद क्या? हमारा कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या होगा? तो कंपाउंड वो सब्सटेंस है जो 2 या 2 से ज्यादा एटम, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं या सेम भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल कौन सा था? CO2, तो ये भी क्या होगा? कंपाउंड। इसमें आप चेक करोगे तो कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है, तो ये 2 और 2 से ज्यादा एटम से बना होता है, लेकिन ये डिफरेंट भी हो सकता है। और यहाँ पे क्या होगा? सेम होगा। यहाँ पे कौन से एटम होंगे? सेम एटम। क्या होगा? मॉलिक्यूल में 2 और मोर सेम एटम केमिकली ज्वाइंट टू फॉर्म, क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल। और कंपाउंड क्या होगा? सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एटम। यहाँ पे सेम एटम होगा मॉलिक्यूल के अंदर, और कंपाउंड के अंदर क्या होगा? डिफरेंट एटम भी हो सकता है या सेम एटम भी हो सकता है। आप ऐसा भी बोल सकते हो, ऑल मॉलिक्यूल आर कंपाउंड बट नॉट ऑल कंपाउंड आर मॉलिक्यूल।
क्या, मैं वापस से रीड करता हूँ, ऑल मॉलिक्यूल, जो भी मॉलिक्यूल है वो कंपाउंड हो सकता है लेकिन सब कंपाउंड मॉलिक्यूल नहीं हो सकते। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, मतलब आयंस है। तो आयंस क्या हमारा, तो आयंस वो है एटम या ग्रुप ऑफ एटम डेट कैरीज अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, मतलब वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है जो क्या कैरी करे, चार्ज कैरी करे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं। तो हमारे पास Na+ है, क्या एग्जांपल है, Na+। तो ये क्या है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है लेकिन किससे बना हुआ है, एटम से। तो किसके वजह से, एटम और ग्रुप ऑफ एटम डेट कैरीज अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो, जब भी आपके पास पॉजिटिव चार्ज हो तो मतलब क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया होगा, और जब भी आपके पास नेगेटिव चार्ज हो तो उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। गेन मतलब ऐड किया होगा, लूज मतलब निकाला होगा। तो क्या होगा, एटम और ग्रुप ऑफ एटम डेट कैरीज अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बाय लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इंपॉर्टेंट है, लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करे तो पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर इलेक्ट्रॉन गेन करे तो क्या होगा, नेगेटिव। मैं इसको आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको ज़्यादा अच्छे से समझाऊंगा। तो ये Na+ है, ये क्या होगा, ये एटम हुआ। मैं आपको ग्रुप वाले एग्जांपल दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल NH4+ अमोनियम आयन। तो NH4+ क्या है, वो ग्रुप ऑफ एटम से बना हुआ है, मतलब उसमें एक नाइट्रोजन है और 4 हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन, उससे बना हुआ है। तो इसको क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ एटम। और इसमें कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब क्या, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। तो ये क्या हमने कौन से टॉपिक अभी किया हमने, तो सबसे पहले किया एटम। तो एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट डिवाइड फर्दर। उसके बाद एलिमेंट, तो एलिमेंट इज अ पार्टिकल, मतलब या एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच हैव सेम एटम, जिसमें सेम एटम है, या एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच कैन नॉट सिंप्लीफाई, उसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, अब ऐसा भी बोल सकते हो। उसके बाद मॉलिक्यूल, तो 2 और मोर सेम एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा सेम एटम जुड़ के जो कंपाउंड बना है, मतलब जो सब्सटेंस बना है, उसको क्या बोलते हैं हम, मॉलिक्यूल। उसके बाद क्या है हमारा कंपाउंड, तो सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट और सेम एटम। ये डिफरेंट भी हो सकता है और सेम एटम, मतलब मॉलिक्यूल कंपाउंड हो सकता है लेकिन कंपाउंड मॉलिक्यूल नहीं हो सकता। उसके बाद क्या है आयंस, तो आयंस क्या है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम डेट कैरीज अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बाय लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब क्या, कि एटम के अंदर क्या है, उसको क्या बोलते हैं हम, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अब एटम में क्या क्या कौन से पार्टिकल होते हैं, तो जो एटम होता है वो बना होता है प्रोटॉन से, वो बना होता है न्यूट्रॉन से, और वो बना होता है इलेक्ट्रॉन से। जो प्रोटॉन होते हैं उसका क्या कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। जो न्यूट्रॉन होते हैं उसका कौन सा चार्ज होता है, 0 चार्ज, मतलब नो चार्ज, तो 0 चार्ज बोल सकते हैं हम, मतलब न्यूट्रल होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो एटम में 3 पार्टिकल है, एक प्रोटॉन है, दूसरा न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वो चार्ज पार्टिकल होते हैं और न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज होता है। तो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है। अब एटम है, तो एटम में सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपके पास, ये न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं और क्या होता है, न्यूट्रॉन होते हैं। यहाँ पे हम, ये न्यूक्लियस है हमारा, तो यहाँ पे क्या है हमारा, न्यूक्लियस। ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है। क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो घूमते हैं किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड। कौन से पाथ में, सर्कुलर पाथ में। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेल। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ऑर्बिट, या हम क्या बोलेंगे, सेल। तो ये क्या होगा, ऑर्बिट या तो सेल होगा। सेल क्या है, तो सेल और ऑर्बिट इज ए सर्कुलर पाथ, वो सर्कुलर पाथ है इन विच इलेक्ट्रॉन आर मूविंग, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं अराउंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे हम, बोलेंगे सेल और ऑर्बिट। और न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस सेंटर ऑफ एटम है, एटम के जो सेंटर में उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इतना समझ में आया। उसके बाद क्या हमारे पास क्या है, सेल है। अब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज्यादा है, हमारे पास हो सकते हैं 20, हो सकते हैं 30, 40। अब एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, वो कौन से फॉर्मूला से होता है, वो होता है 2n²। क्या होता है वो, 2n²। ये फॉर्मूला है, क्या है, 2n²।
तो 2 क्या है, 2 फॉर्मूला है, n भी फॉर्मूला है, 2n²। तो जो इलेक्ट्रॉन है तो किसके अराउंड घूमते हैं, वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं। अब एक सेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो कवर करेंगे। तो सबसे पहले कितने सेल होते हैं, तो सेल तो मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। फर्स्ट सेल को बोलते हैं के सेल, सेकेंड सेल को बोलते हैं एल सेम, थर्ड सेल को बोलते हैं एम, और फोर्थ को बोलते हैं एन, उसके बाद होगा पी और उसके बाद आर। तो के, एल, एम और एन। तो एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो कौन से फॉर्मूला से होता है, 2n²। कौन से फॉर्मूला से, 2n² से होता है। तो n है, n इसको क्या बोलते हैं हम, तो n होता है नंबर ऑफ सेल। n क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ सेल होता है। तो हमारे पास कौन सा है, फर्स्ट सेल है। तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो फर्स्ट सेल में हम फॉर्मूला के हिसाब से काउंट करते हैं। तो यहाँ पे 2 1², तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और 2 1 जा क्या होगा 2। तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। तो ये फर्स्ट सेल में फाइंड किया। अब सेकेंड सेल में फाइंड करते हैं, तो एल सेम। तो क्या होगा यहाँ पे 2, और एल कौन सा सेल है, सेकेंड सेल है, तो 2²। तो क्या होगा 2 × 2² क्या होता है 4, तो कितने होंगे 8। मतलब सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं 8। तो वैसे ही आप फाइंड करोगे तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम सेल में 18 इलेक्ट्रॉन और एन सेल में 32 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं मैक्सिमम। ये मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, थर्ड सेल में घूम सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, और फोर्थ सेल में घूम सकते हैं 32 इलेक्ट्रॉन। अब हम कवर करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का क्या बनेगा, हीलियम का क्या बनेगा, सोडियम का क्या बनेगा। तो आपको क्लास 9 और क्लास 10 के लिए 1 to 20 एलिमेंट याद रखने पड़ेंगे, और 1 to 20 के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो आपको याद करना पड़ेगा। वो मैं इसके बाद कवर करूंगा। तो उससे पहले मैं आपको बताता हूं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं, तो जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन हो किसी भी न्यूक्लियस में उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। तो मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। मान लो कि हमारे पास कितने प्रोटॉन है, 20 प्रोटॉन, तो क्या होगा एटॉमिक नंबर 20 होगा। उसको किससे डिनोट करते हैं, हम Z से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, Z से। तो Z इक्वल टू क्या होगा P, यहाँ पे क्या बनेगा Z इक्वल टू P। मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन वही क्या होगा, एटॉमिक नंबर। उसके बाद है हमारे पास एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या होगा, तो वो समेशन है, मतलब एडिशन। तो एडिशन ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, न्यूट्रॉन होगा। यहाँ पे क्या होगा, तो मतलब एटॉमिक मास मतलब क्या, कि एटम का कितना मास है उसको एटॉमिक मास बोलेंगे। तो एटम में कौन से पार्टिकल है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होता है, नेग्लिजिबल, उसका मास नेग्लिजिबल होता है। उसका रीजन क्या है, तो आप चेक करोगे जो प्रोटॉन होता है वो 1800 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ पे एटम है, सबसे छोटा पार्टिकल है, उससे भी छोटे पार्टिकल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है। अब जो प्रोटॉन सबसे छोटा पार्टिकल है वो भी कितना टाइम्स है इलेक्ट्रॉन के, 1800 टाइम्स। मतलब इलेक्ट्रॉन का मास कितना कम होगा, बहुत कम होगा। तो उसके वजह से हम जो एटॉमिक मास फाइंड करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है उसको हम नेग्लिजिबल बोलते हैं। तो एटॉमिक मास इक्वल टू क्या होगा, समेशन ऑफ मास, नंबर ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो A इक्वल टू क्या होगा, P + N। ये याद रखना है, एटॉमिक मास को किससे डिनोट करते हैं, A से। तो जितने प्रोटॉन है और जितने न्यूट्रॉन है उसका आप समेशन करो, वही क्या मिलेगा आपको, एटॉमिक मास मिलेगा। अब हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसको बोलते हैं और 1 to 20 का क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो अब हम पढ़ेंगे। अब कवर करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो भी इलेक्ट्रॉन है उसका अरेंजमेंट किसके अंदर, सेल के अंदर। उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारे पास ऐसे तो देखने जाओगे तो 118 और 118 से भी ज़्यादा एलिमेंट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लेकिन आपको क्लास 9 और क्लास 10 के लिए कितने एलिमेंट याद रखने पड़ेंगे, 20 एलिमेंट याद रखने पड़ेंगे। और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगा वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे क्या है हमारे पास, एटॉमिक नंबर, उसके नेम है, उसके सिंबल और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, H। और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो
हमने कवर किया था कि फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, सेकंड 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, फर्स्ट सेल के है। सेकंड सेल में कितने जा सकते हैं 8, थर्ड सेल में कितने जा सकते हैं 8 3, और एन सेल उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 32 जा सकते हैं। तो फर्स्ट सेल में जा सकते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। अब याद रखना जितना नंबर ऑफ एटम, एटॉमिक नंबर, उतना ही क्या होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन, और उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके लिए, एटम के लिए। क्या याद रखना आपको, तो जितना एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं, जेड से, तो उतने ही क्या होंगे हमारे पास प्रोटॉन, और उतने ही क्या होंगे हमारे पास इलेक्ट्रॉन। ये आपको याद रखना है। अगर एटम है तो ये एटम के लिए, किसके लिए है, एटम के लिए। तो एटम के लिए जितना एटॉमिक नंबर उतना ही क्या होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन, और उतना ही क्या होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मतलब क्या, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 1। तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा फर्स्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1। अब ऐसा भी लिख सकते हो K1, दोनों का मतलब सेम है, फर्स्ट सेल में सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अब सेकेंड है हीलियम, तो एटॉमिक नंबर 2 है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो फर्स्ट सेल में 2 जा सकते हैं, तो उसका सिंबल है He, तो कितने जाएंगे यहाँ पे 2, तो क्या मिलेगा K2। अब यहाँ पे क्या होगा थर्ड क्या है लिथियम, तो ये क्या होगा Li। तो यहाँ पे अब 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में 2 जा सकते हैं, तो मैक्सिमम फर्स्ट सेल में कितने जाएंगे 2। उसके बाद जो एक बचा वो कौन से सेल में जाएगा, थर्ड सेल में, मतलब सॉरी सेकेंड सेल में। जो हमारा थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंड सेल में जाएगा, तो क्या मिलेगा 2 1। तो ऐसा आप लिख सकते हो K2L1, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और सेकेंड सेल में थर्ड इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्या है बेरिलियम, उसको डिनोट करते हैं Be से, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या मिलेगा 2 और 2, तो क्या मिलेगा K2L2। उसके बाद हमारे पास बोरॉन, तो बोरॉन का क्या होता है B, सिंबल B होता है, तो यहाँ पे क्या होगा 2,3, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट सेल में 2 सेकेंड सेल में 3, तो K मिलेगा K2L3। उसके बाद क्या होगा 6 कार्बन C से डिनोट करते हैं हम, वो क्या होगा 2,4, क्या मिलेगा K2L4। उसके बाद है हमारे पास नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को N से डिनोट करेंगे, तो नाइट्रोजन 7, तो क्या मिलेगा 2 और 5 7, और यहाँ पे होगा K2L7। उसके बाद क्या है ऑक्सीजन, तो कितने इलेक्ट्रॉन है 8, तो क्या मिलेगा ऑक्सीजन का सिंबल है O 2,6, तो 8 इलेक्ट्रॉन हुए, और यहाँ पे K2L6 होगा। उसके बाद हमारे पास फ्लोरीन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन है 9, तो फ्लोरीन का F होगा, फ्लोरीन का F, और यहाँ पे क्या मिलेगा 2,7, तो क्या होगा K2L7। उसके बाद क्या है हमारे पास नियॉन, ये नियॉन है हमारे पास, तो नियॉन है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ Ne नियॉन, तो क्या मिलेगा 2,8, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन है 10, तो 2 + 8 क्या होगा 10, तो क्या मिलेगा K2L8। तो आप चेक करोगे फर्स्ट सेल भर गया हमारे पास, सेकेंड सेल भर गया है, अब थर्ड सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो थर्ड सेल में जाएंगे। तो क्या होगा यहाँ पे सोडियम 11 है, तो 11 सोडियम को डिनोट करते हैं Na से, तो क्या मिलेगा 2,8,1, क्योंकि यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 और 8 कितने होंगे 10, तो फर्स्ट और सेकंड सेल कंप्लीटली फिल होगा, और थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो क्या मिलेगा K2L8M1 होगा। उसके बाद क्या है मैग्नीशियम, तो क्या होगा वो Mg, ये होगा 282, क्या होगा K2L8M2। उसके बाद क्या है हमारे पास एल्यूमिनियम, तो Al क्या होगा 2,8,3, तो क्या होगा K2L8M3। उसके बाद क्या है हमारे पास सिलिकॉन, तो सिलिकॉन ऐसा ही होगा, ये होगा 2,8,4, क्या मिलेगा K2L8M4, बराबर। उसके बाद क्या होगा फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस 15 है, तो क्या मिलेगा हमारे पास फॉस्फोरस 15, तो 2,8,5, तो होगा K2L8M5। उसके बाद है सल्फर 16, तो होगा 2,8,6, तो क्या होगा K2L8M6। उसके बाद क्या है क्लोरीन, तो क्या होगा 2,8,7, क्योंकि 17 है, तो 2 + 8 10, 10 + 7 17, तो होगा K2L8M7। उसके बाद क्या है आर्गन, तो क्या मिलेगा 2,8,8, तो क्या होगा K2L8M8। अब यहाँ पे आप चेक करोगे तो थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एज पर द ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि कोई भी सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो कितने जाएंगे 18 जाएंगे, मतलब 8 जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है K2L8M8, तो यहाँ पे थर्ड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फील्ड है, तो उसके बाद जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो कौन से सेल में जाएगा nth सेल में। तो क्या होगा यहाँ पे, तो होगा 2,8,9,
नहीं होगा तो क्या होगा यहाँ पे 2,8,1, ये कौन से रूल से, ऑक्टेट रूल से। तो यहाँ पे क्या मिलेगा K2L8M8N1। उसके बाद क्या है कैल्शियम, तो क्या मिलेगा 2882, तो क्या मिलेगा K2L8M8 और N2। तो आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है और 1 से लेके 20 एलिमेंट याद रखना है। ये क्लास 9 के लिए इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 4, और क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 5। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर और उनके सिंबल आपको याद रखने पड़ेंगे। अब हम करेंगे केमिकल कंपाउंड कैसे बनाते हैं। तो केमिकल कंपाउंड के लिए और आयंस के लिए, आयंस को कैसे याद करना है, और केमिकल कंपाउंड के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। आयंस के लिए अलग वीडियो है, केमिकल कंपाउंड के लिए अलग वीडियो है। तो केमिकल कंपाउंड का आपको वीडियो देखना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। अगर आपको आयन का वीडियो, मतलब आयन को कैसे याद रखते हैं, सिंपल ट्रिक है, निमोनिक्स मैंने करा है, आयंस को कैसे याद करना है, तो उसका अगर आपको वीडियो देखना हो तो आई बटन पे क्लिक करके वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। अब हम क्विक रिवीजन करेंगे केमिकल कंपाउंड। ये केमिकल कंपाउंड के 2-3 एग्जाम्पल लूंगा, उसके बाद ये वीडियो खत्म करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हुआ है। तो अब हम करेंगे केमिकल कंपाउंड। तो केमिकल कंपाउंड करने से पहले मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि एटम से आयंस कैसे बनता है। तो मान लो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। मेरे पास एटम है सोडियम, तो इसका Z क्या है, Z इक्वल टू 11, मतलब एटॉमिक नंबर क्या है 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 281। तो ये सोडियम में से सोडियम +1 कैसे बनता है, Na+1 आयन। तो मतलब क्या किया होगा, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। मैंने आपको समझाया है कि अगर प्लस चार्ज है तो मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लूज होगा, और नेगेटिव चार्ज है मतलब फॉर एग्जांपल Cl- तो क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास सोडियम Na इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। तो ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि जो भी लास्ट सेल है, तो लास्ट सेल कौन सा हमारा, ये K है, ये L और ये M। तो M लास्ट सेल है, तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जो वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल को लास्ट सेल बोलते हैं, तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सके या ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर सके। तो आप ही बोलो कौन सा इजी पड़ेगा इसको, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, उसके बाद क्या बनाएगा वो 2 8। अब यहाँ पे आप चेक करोगे तो लास्ट सेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे 2 + 8 कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। तो 10 हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, मतलब नेगेटिव चार्ज। और हमारे पास प्रोटॉन कितने हैं, तो जितना Z होता है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ पे Z कितना है, 11 है, मतलब प्रोटॉन कितना 11। तो इसका क्या चार्ज होता है, +11। तो +11 - 10 कितना होगा, +1। तो इसका चार्ज कौन सा होगा, +1। तो उसके वजह से Na से क्या बनता है, Na+1। तो ये कौन से रूल अप्लाई करने के लिए, ऑक्टेट रूल अप्लाई करने के लिए। मैं आपको नेगेटिव का एक और एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल Cl। तो Cl क्या कौन सा चार्ज बनाता है, Cl-, मतलब -1 बनाता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 287। तो आप चेक करोगे लास्ट सेल है वो, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 7। तो ये इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन को ये लूज करे या 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करे। तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब क्या मिलेगा हमारे पास 288। तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 2 + 8 10, 8 + 10 18। तो आप चेक करोगे -18 चार्ज है, मतलब नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का। और इसका Z क्या है, तो Z = 17 है, मतलब प्रोटॉन कितने हैं 17। तो +17 तो क्या मिलेगा -1। तो उसके वजह से Cl का जो चार्ज होता है वो क्या होता है -1। तो आपको याद क्या रखना है, अगर इलेक्ट्रॉन लूज करे तो पॉजिटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन गेन करे तो नेगेटिव चार्ज। अब हम करेंगे केमिकल कंपाउंड के 2 या 3 एग्जाम्पल। अब करते हैं केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड का केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल कंपाउंड करने से पहले मैं आपको वापस बोलता हूं कि आपको आयंस याद रखने पड़ेंगे। अगर आपने आयंस का वीडियो नहीं देखा है तो आयंस का मेरा वीडियो, ये वीडियो एंड होने के बाद देख लीजिए। तो क्या है केमिकल कंपाउंड। तो केमिकल कंपाउंड फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड उसका नाम है, और वो कैसे बनता है, NaCl। तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सोडियम है। अब सोडियम कौन सा आयन बनाता है, Na+1।
तो सोडियम है Na+1 और सोडियम उसके बाद मैंने बोला क्लोराइड, तो ये होगा Cl माइनस, क्योंकि Cl कौन सा चार्ज बनाता है, -1। तो इसके नीचे इसका चार्ज लिखेंगे 1, इसके नीचे इसका चार्ज, और Cl के नीचे उसका चार्ज क्या है 1। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे Na1, जो Na है। अब यहाँ पे चार्ज नहीं लिखना है आपको, सिर्फ नाम ही लिखना है। तो Na उसके नीचे ये जो नंबर है वो लिखना है, तो यहाँ पे 1 है, और Cl के नीचे ये जो नंबर है वो लिखना है, तो यहाँ पे Cl1। तो क्या मिलेगा, जब भी आपके पास सेम नंबर हो या 1 नंबर हो तो आपको वो निकाल देना है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, NaCl। तो ये क्या है, सोडियम क्लोराइड है। क्या है, सोडियम क्लोराइड। फॉर एग्जाम्पल आपको बनाना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम का कौन सा चार्ज होता है, Ca+2, और हाइड्रोक्साइड का कौन सा होता है, OH-1। तो क्या करना है, यहाँ पे कैल्शियम उसका चार्ज क्या है 2, और हाइड्रोक्साइड यहाँ पे चार्ज क्या है 1। तो कैल्शियम के नीचे कौन सा नंबर होगा 1, और हाइड्रोक्साइड के नीचे कौन सा नंबर होगा 2। तो क्या मिलेगा, कैल्शियम लिखना है आपको, तो उसके नीचे 1 नंबर, और हाइड्रोक्साइड पॉलीएटॉमिक है, मतलब एक से ज़्यादा एटम है। तो जब भी पॉलीएटॉमिक हो और नंबर 1 से ज़्यादा हो तो क्या करना है, आपको ब्रैकेट ड्रॉ करना है, और उसके अंदर आपको लिखना है OH। अब यहाँ पे OH के नीचे कितने नंबर आएंगे, 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो मैं वापस बोलता हूँ, अगर आपके पास 1 हो या सेम नंबर हो, यहाँ पे 1 1 था तो दोनों 1 1 निकाल डाला। अगर आपके पास सेम, फॉर एग्जांपल आपके पास है Ca और S, तो यहाँ पे मिलेगा Ca2 और S2। तो जब भी सेम नंबर हो या 1 नंबर हो आपको वो नंबर निकाल देना है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, Cas। तो यहाँ पे क्या नंबर है, 1 है, तो आपको निकाल देना है। तो क्या मिलेगा, CaOH ट्वाइस। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको बनाना है एमोनियम फॉस्फेट। तो एमोनियम का कौन सा चार्ज होता है, NH4+, और फॉस्फेट का कौन सा होता है, PO4-3। तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो ये दोनों पॉलीएटॉमिक है, मतलब एक से ज़्यादा एटम है। इसमें देखो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, इसमें फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन है। तो ये Na+1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे 3। तो इसके नीचे ये चार्ज होगा, इसके नीचे ये चार्ज होगा। तो क्या मिलेगा, NH4, उसके नीचे कौन सा नंबर होगा 3। ये पॉलीएटॉमिक है तो आपको ब्रैकेट ड्रॉ करना है, और यहाँ पे क्या होगा, PO4। ये 1 नंबर है तो 1 आपको नहीं लिखना है। अब मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो डायरेक्ट के लिए आपको आंसर याद होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल आपको बनाना है जिंक नाइट्रेट बनाना है। कौन सा बनाना है, जिंक नाइट्रेट। तो जिंक का कौन सा चार्ज बनाता है, होता है Zn+2, और नाइट्रेट कौन सा चार्ज होता है, तो जिंक कौन सा बनाता है, Zn+2, और नाइट्रेट होता है NO3-1। तो जो जिंक का चार्ज है वो आपको लिखना है नाइट्रेट के नीचे, और जो नाइट्रेट का चार्ज है वो लिखना है जिंक के नीचे। तो उसका मतलब क्या कि जो पॉजिटिव का चार्ज है वो लिखना है नेगेटिव आयन के नीचे, और जो नेगेटिव आयन का चार्ज है वो लिखना है पॉजिटिव आयन के नीचे। तो जिंक का कौन सा चार्ज है, +2, तो वो लिखना है नेगेटिव के नीचे, और नेगेटिव का कौन सा चार्ज है 1, तो वो किसके नीचे लिखना है, पॉजिटिव के नीचे। तो Zn1, और यहाँ पे क्या मिलेगा, NO3 ट्वाइस। तो जिंक का 2 चार्ज था तो वो नाइट्रेट के नीचे आया, और नाइट्रेट का 1 चार्ज था वो किसके नीचे आया, जिंक के नीचे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ZnNO3 ट्वाइस। तो ये वीडियो में मैंने कौन से टॉपिक कवर किए, तो ये एटम कवर किया, उसके बाद एलिमेंट, उसके बाद मॉलिक्यूल, उसके बाद कंपाउंड, उसके बाद आयन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और केमिकल कंपाउंड। तो अगर आपको क्लास 10 स्टार्ट करना है तो ये वीडियो तो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिक है। उसके बाद आप क्लास 10 स्टार्ट कर सकते हो चैप्टर 1 से, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन।